नमस्कार, शाम के 7 बज गए। आप देख रहे हैं देश दिन भर और मैं हूं रिचा अनुरुद्ध। और आज देश में दिन भर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ कांग्रेस जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन करती रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया तो उधर पटना में उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उनका पुतला फूंका गया। सुषमा स्वराज का विरोध बेंगलुरु में भी हुआ। और आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी की मदद करने के बाद फंसी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष अब एकजुट होता नजर आ रहा है। आज कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ललित मोदी की पत्नी की पुर्तगाल में दरअसल सर्जरी हुई ही नहीं थी। आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पटना में भी विदेश मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पुतले फूके गए। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। The issue of Government of India and the Minister of External Affairs doing something which was unwarranted, telling the government of UK and the authorities there to give travel documents to somebody who is a wanted person, wanted by law in India. उधर जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने भी सुषमा स्वराज के बहाने से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि इस लुटेरे को, इस अपराधी को, इसे सजा देने से इस देश में एक ट्रांसपेरेंट सरकार जिसको कहते हैं, वो उसका चेहरा और उसका टेस्ट इसी से होगा। कांग्रेस और विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मामले में इंडिपेंडेंट जांच की मांग की है। Now the questions are reaching to the highest office of the country, and it's high time that the whole matter should be investigated by an independent agency. और ललित मोदी की मदद पर मचे बवाल शुरू होने के बाद पहली बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किसी सार्वजनिक आयोजन में नजर आई। सुषमा कैलाश मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंची थी। वैसे सुषमा को अपनी पार्टी, सरकार और सहयोगियों का पूरा साथ और समर्थन मिल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए राजीव गांधी के जमाने का एक वाकया याद दिलाया और उन पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। जून 11, 1985 को जब वो प्रधानमंत्री थे, आदरणीय राजीव गांधी जी अमेरिका गए थे और रोनाल्ड रीगन जी से बातचीत करने के बाद आदिल शहरयार नामक एक आतंकवादी को छुड़ा के हिंदुस्तान लेकर आए थे और उसके बदले में एंडरसन को अमेरिका को सौंप दिया था। उधर केंद्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी खुलकर सुषमा स्वराज का समर्थन किया है। विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वो किसी भी नॉन इशू का इशू बना सकते हैं। पहले भी हुआ है। सुषमा जी ने किसी ऐसे व्यक्ति को मदद नहीं की है जो एंटी नेशनल है, एंटी सोशल है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बाकायदा सुषमा के समर्थन में एक लंबा चौड़ा लेख छपा है जिसमें सुषमा स्वराज का बचाव किया गया है। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सुषमा स्वराज का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज ने जो किया वो अच्छी नीयत से किया और उन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि सारे आरोप जो लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं। उनका वक्तव्य और पार्टी अध्यक्ष का बयान कि उन्होंने जो किया अच्छी नीयत के साथ किया, शी एक्टेड बोना फाइडे, सारी सरकार और सारी पार्टी उसमें एक मत की है। इसमें किसी को संदेह ना रहे। वैसे आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले सुषमा स्वराज ने जाकर अरुण जेटली से मुलाकात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रण क्षेत्र अब तैयार होने लगा है, लेकिन चुनाव के लिए बीजेपी के प्रभारी अनंत कुमार ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। बिहार बीजेपी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग गई है। आज 6 केंद्रीय मंत्री बिहार के दौरे पर रहे। चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मोदी के नेतृत्व में स्वराज और सुशासन के मुद्दे पर बीजेपी जनता के बीच जाएगी। हमारा जो चेहरे है वो नरेंद्र भाई के नेतृत्व में वो सुशासन का, स्वराज का चेहरा है, इसलिए लोग इस चेहरे को ही अपनाएंगे।
बीजेपी के इस ऐलान के बाद जेडीयू ने चुटकी लेते हुए कहा कि उनके पास मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। उन्होंने बीजेपी को दिल्ली में किरण बेदी की भी याद दिलाई। मोदी के नाम से ही सारे चुनाव उन्होंने लड़े हैं, लोकसभा का भी, विधानसभाओं के भी। यहाँ जो किरण बेदी खड़ी थी वो तो फेल हो गई थी, फिर मोदी जी सामने आकर के लड़े, तो उनके पास कोई चेहरा है कहाँ। आज बिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि जल्द ही बिहार में नीतीश राज का खात्मा होगा और सुशासन कायम होगा। जब दीपक बुझता है तो इस प्रकार की जो तेज लौ दिखाई देती है, वैसा हाल उनका होने वाला है। चलिए बात राहुल गांधी की, जो कि अभी 2 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और अपने दौरे के दूसरे दिन भी आज उन्होंने फिर एक बार मोदी सरकार पर निशाना साधा और आम लोगों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा में राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि अच्छे दिन का वादा गलत साबित हुआ और अब तक अच्छे दिन नहीं आए। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि ये सरकार आदिवासियों के बजाय उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। किसी न किसी के तो अच्छे दिन आए होंगे। मैं आपको आज यहाँ से बताना चाहता हूँ, अच्छे दिन किसके आए और बुरे दिन किसके आए, शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है 2-3 उद्योगपतियों के अच्छे दिन आ गए और छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के बुरे दिन आ गए। वैसे छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे के दौरान ही कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई है। कोरबा के मदनपुर में अजित जोगी को मंच पर जाने से ही रोक दिया गया है। कोरबा के मदनपुर में राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आई। पहले से ही मदनपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को मंच से पहले ही रोक दिया गया। लिहाजा अजीत जोगी करीब 2 घंटे तक पेड़ के नीचे ही राहुल गांधी का इंतजार करते रहे। जैसे ही राहुल मदनपुर पहुंचे तो जोगी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने सख्त लहजे से कार्यकर्ताओं को शांत कराया और फिर अजीत जोगी को मंच पर बुलाया गया। वो आपकी तरफ ध्यान न जाए राहुल जी का, इसलिए कुछ लोग ज्यादा जिंदाबाद करेंगे, कुछ चरणदास का जिंदाबाद करेंगे, कुछ जोगी जी का जिंदाबाद करेंगे। उनका काम वही है, उनके लिए नहीं आए हैं, आपके लिए आए हैं, इसलिए आप शांति से। इधर चरणदास महंत ने भी कुदमुरा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता को मंच से शांत करने की कोशिश की। बीके हरिप्रसाद ने भी नारेबाजी से मना किया। कांग्रेस के इन दोनों कार्यक्रमों से कोरबा विधायक जय सिंह अग्रवाल नदारद रहे। इससे भी गुटबाजी के कयास को बल मिला। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। पत्रकार जगेंद्र हत्याकांड में अब हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है और उत्तर प्रदेश सरकार से 1 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को इस पूरे मसले पर 1 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब इस मामले पर अगली सुनवाई 24 जून को होगी। उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। समाजवादी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं समाजवादी लोग, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। इस बीच जगेंद्र का परिवार तीसरे दिन भी धरने पर बैठा रहा। जगेंद्र की पत्नी की हालत खराब हो रही है। उनके परिवार की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए और आरोपी मंत्री को फौरन गिरफ्तार किया जाए। जब तक हम अपने पापा को न्याय नहीं दिला लेंगे, अपने जो पापा को जिन्होंने मारा है उनको जेल तक नहीं पहुंचा देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक इस धरने पे हम बैठे ही रहेंगे। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा, अभी तो धरने पर बैठे हैं, अनशन पर बैठेंगे। उधर उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी और आजम खान के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। आजम खान के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पलटवार करते हुए अब ये कहा है कि उन्हें मौलानाओं से बू आती है। यूपी के मंत्री आजम खान ने कहा था कि बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान से बू आती है। आजम खान के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताते हुए कहा कि इस तरह के मौलानाओं से ही बू आती है। उन्होंने राजनीति की बात की है, राजनीति की बात अलग करते तो अच्छा था, योग से जोड़कर नहीं करते। और योगी से बू आती है तो हमें भी उलेमाओं से बू आती है। इसके बाद आरएसएस ने भी आजम खान को निशाने पर लिया और उन्हें योगी से दूर रहने की सलाह दी। जिस योगी से उनको बू आती है उनसे दूर रहे। जहाँ से बू आती है, दुर्गंध आती है, उससे आदमी दूर रहता है। 4 कदम उन्होंने भी उनसे दूर रहना चाहिए। उधर शरद यादव ने भी बीजेपी के नेताओं को मुंह बंद रखने की सलाह दे डाली। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब मुंह खोलता है, इस तरह के लोग जो सब तरह से गंदगी फैला रहे हैं, इनके कहने से बदबू फैलती देश में, इनके कहने से देश का नुकसान होता है।
ये अपना मुंह बंद रखें। आप देख रहे हैं देश दिन भर। खबर महाराष्ट्र से। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल के ठिकानों पर आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की। भुजबल पर पिछले हफ्ते पद के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के 2 केस दर्ज किए गए थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र के ठाणे, नासिक और अन्य जगहों पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री छगन भुजबल के 17 ठिकानों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की। इस छापेमारी में एंटी करप्शन ब्यूरो की 15 टीमें लगाई गई थी। भुजबल की कई संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, जिनमें से नासिक का भुजबल फार्म, ठाणे का प्लांट शामिल है। इसके अलावा उनके बेटे के नासिक, मनमाड, इंदौर, चर्चगेट पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। इसके अलावा जांच एजेंसियों के निशाने पर उनके परिवार वालों की संपत्तियां भी हैं। हमारी अगली खबर भी महाराष्ट्र से ही है, जहां ट्रेन के टिकट ना कंफर्म होने पर 3 विधायकों ने जमकर दादागिरी दिखाई और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ट्रेन को घंटों तक रोके रखा। इस वजह से मुसाफिरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिवसेना के 2 विधायक और कांग्रेस के 1 विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर देवगिरी एक्सप्रेस को 3 घंटे तक रोके रखा। दरअसल इन तीनों विधायकों को मुंबई जाना था। वो जब स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। फिर क्या था, तीनों विधायकों को गुस्सा आ गया और संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले ये जनप्रतिनिधि कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं हिचके। आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर ट्रेन पर कब्जा कर लिया। विधायकों की इस करतूत की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और 3 घंटे बाद गाड़ी वहां से रवाना हो सकी। और अब बात IBN 7 के खबर के असर की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोन नदी पर अवैध खनन के लिए बनाए गए अवैध पुलों को तोड़ने के आदेश होने के बाद पुल तोड़ने का काम अब शुरू हो गया है। यूपी में खनन माफिया पर लगाम लगाने के तमाम दावे किए जा रहे हों, लेकिन माफिया अब भी बेखौफ हैं। सोनभद्र में सोन नदी की धारा को अवैध पुल बनाकर खनन का काम जारी है। IBN 7 पर खबर दिखाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने पुल को तोड़ने का आदेश दे दिया। उसके बाद पुल को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। दरअसल खनन माफियाओं द्वारा ट्रकों से दिन दहाड़े प्रशासन की नाक के नीचे बालू उठाया जा रहा था। इतना ही नहीं, बड़े बड़े JCB मशीन लगाकर इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि खनन कारोबारी का दावा था कि ये पुल अवैध नहीं है। आप लगातार देखिए, आवाज उठ रही है, नदी की धारा को मोड़ के पुल बनाते हैं ये लोग। अभी आप चौपन पुल से आए होंगे, आप देखे होंगे अस्थायी पुल बना है मशीनें जाने के लिए। ये दिखाते हैं जिला प्रशासन के लोग कि बड़ी बड़ी मशीनें जाती हैं, ये सर्वहित में है, इसलिए भेज। सोन नदी पर पुल बनाकर खनन किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश था और समय समय पर उनके द्वारा शिकायतें भी की जाती रही हैं। जब IBN 7 की टीम मौके पर पहुंची और खबर दिखाई तो अब अवैध पुल को तोड़ा जा रहा है। और अब एक अजीब सी खबर है राजस्थान से। प्यार में धोखा खाने के बाद एक महिला ने आज भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर शराब के नशे में जमकर हंगामा मचाया, जिसके बाद GRP पुलिस महिला को थाने ले गई। थाने में हंगामा कर रही इस लड़की पर आरोप है कि वो शराब के नशे में है। उसने थाने में लगभग घंटे भर फिल्मी स्टाइल में जमकर हंगामा किया और प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाया। बाद में प्रतापनगर थाना पुलिस ने महिला के प्रेमी को बुलाया और दोनों को समझा बुझाकर छोड़ दिया। गुजरात में રહેવાવાળા છીએ, અમે કોઈના સંગતિ કોઈને બુરું નથી કર્યું। અમે તમને ખબર છે, અમારે એક દીકરી છે, એક દીકરો છે। हमारे पति हमें कम कमाते, कम दुख देते, हमें बहुत रुलाते हैं हमारे पति। पुलिस के मुताबिक लड़की ने कहा कि वो गुजरात की रहने वाली है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसका पति उससे प्रेम नहीं करता। एक फैक्ट्री में काम करते हुए उसको वहीं काम करने वाले एक इंजीनियर से प्रेम हो गया। उसका दावा है कि दोनों ने शादी कर ली। उसका आरोप है कि अब इंजीनियर उसको छोड़ना चाहता है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या करना चाहती है। अजीबोगरीब कहानियां। बहरहाल देश दिन भर में अभी मेरे